बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी जवानी के अवाइल रोज थे। उन दिनों में हर चीज एक फैंटेसी लगती है। इश्क, मोहब्बत, प्यार, सब कुछ दुनिया की अनोखी शय लगते हैं। मुझे भी हसन से मोहब्बत हो गई थी। हम दोनों का ताल्लुक फेसबुक पर बना था। मैं महज 18 बरस की थी। वालदैन से पढ़ाई का कहकर मोबाइल तो ले लिया था, फिर पढ़ाई से शौक उठ गया था। दीगर चीजों ने मेरी तवज्जो अपनी जानिब कर ली थी। मैंने फेसबुक डाउनलोड कर ली और उस पर शायरी का एक पेज बना लिया था। मैं सारा दिन शायरी लगाती रहती थी। एक लड़का था जो मेरी हर पोस्ट को लाइक भी करता था और उस पर कमेंट भी करता था। एक दिन उसने मुझे इनबॉक्स में मैसेज किया था। उसने मेरे इंतखाब की तारीफ की थी। उसने कहा था कि मैं बहुत बाज़ौक़ हूँ। मुझे अपनी तारीफ अच्छी लगी थी और यूं हम दोनों आपस में बात करने लगे थे। हसन बहुत अच्छी बातें किया करता था। चंद ही दिनों में हमारी दोस्ती भी हो गई थी और अब मुझे हसन के आगे कुछ भी दिखाई नहीं देता था। उसकी बातों के अलावा मुझे कुछ भी सुनाई नहीं देता था। मैं उसके लिए दीवानी हो गई थी। वो भी मुझे पसंद करने लगा था। और फिर एक दिन उसने मुझसे इज़हार मोहब्बत कर दिया था। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। अब हम दोनों के दरमियान एक बेनाम सा रिश्ता था, मगर जो भी था मैं उसमें खुश थी। सारा सारा दिन हम दोनों आपस में बातें किया करते थे। मेरा दिल उससे भरता ही नहीं था। अब मैं चाहती थी कि हम दोनों एक हो जाएं, क्योंकि हमारे ताल्लुक को 1 साल हो चुका था। मैं हसन की जानिब से पहल की तवक्को कर रही थी, मगर उसने तो गहरी चुप साधी हुई थी। वो तो शायद इस टॉपिक पर बात ही नहीं करना चाहता था। मैंने अपनी दोस्तों को भी हसन के मुतालिक बता रखा था। फारिया मुझे अक्सर समझाया करती थी कि इस रिश्ते से पीछे हट जाओ, ये लड़का मुनासिब नहीं है। फेसबुक की दोस्तियां पायदार नहीं होती। मैं फारिया की हर बात से मुत्तफिक थी, क्योंकि मैंने भी ये सब अपनी आंखों से देखा था। बहुत सी लड़कियों को ऑनलाइन दोस्ती में धोखा मिला है, मगर मेरे दिल में कहीं ना कहीं ये बात थी कि हसन सबसे मुख्तलिफ है। इस बात के जवाब में भी फारिया कहती कि कोई मुख्तलिफ नहीं होता, सब एक से होते हैं। तुम अपना वक्त बर्बाद कर रही हो और कुछ नहीं। मैंने फारिया से मशवरा किया कि तुम बताओ, मैं खुद हसन से बात करूं कि वो मेरा रिश्ता ले आए। फारिया ने मुझे आंखें दिखाई थी। वो कहने लगी, तुम पागल हो गई हो क्या? अपनी इज्जत 2 कौड़ी की करोगी उस मर्द के सामने जिससे मोहब्बत करती हो? पहली बात तो वो तुम्हें टाल देगा, 100 बहाने बनाएगा। लेकिन फिर भी अगर उसने हामी भर ली और तुमसे शादी भी कर ली तो मरते दम तक तुम्हें ताने देगा, बातें बनाएगा कि तुम मेरे पीछे पागल थी। मैं अपनी दोस्त की बात सुनकर डर गई थी। अब तो मैं सारा सारा दिन यही सोचती रहती थी कि मुझे ये बेमकसद दोस्ती खत्म कर देनी चाहिए, मगर मैं ये भी नहीं कर पा रही थी। एक दिन दिल के हाथों मजबूर होकर मैंने हसन से कह ही दिया था। मैं बोली, तुम मुझसे शादी करोगे? हसन हंसने लगा और बोला, मरियम, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली है। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं और तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूं। बस तुम्हें ये कहने से डरता था कि कहीं मैं तुम्हें खो ना दूं। ये बात सुनकर मेरे दिल को बहुत तसल्ली हो गई थी। मैं बोली, अगर ऐसा ही है तो अपने घर वालों को मेरा रिश्ता लेने के लिए भेज दो। उसने हामी भर ली थी। मैंने जल्दी जल्दी फारिया का नंबर डायल किया और सारी बात उसे बता दी थी। वो बोली, लिख लो, ये हसन पूरा साल तुम्हें इस धोखे में रखेगा कि आज अपनी अम्मी को भेजता हूं कि कल भेजता हूं, और मेरी ये बात याद रखना कि वो कल कभी नहीं आएगी। मैं उसकी बात सुनकर उदास हो गई थी। खैर, ठीक 2 दिन बाद मुझे हसन का फोन आया था। वो कहने लगा कि मैं अपनी अम्मी और बाजी को रिश्ते के लिए भेजना चाहता हूं। तुम मुझे बताओ कि आज का दिन मुनासिब रहेगा क्या? मैं बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम आज ही उन्हें भेज दो। दिल में कहीं ये डर भी था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं आज टाल दूं तो फिर वो कभी अपनी वालदा को भेजने की बात ही ना करे। हसन कहने लगा, मैं शाम तक अपने घर वालों को भेज दूंगा। ये तो अच्छा ही हुआ था, मुझे तैयारी का वक्त मिल गया था। मैं अपनी अम्मी के कमरे में गई तो वो कहने लगी, क्या बात है मरियम, कुछ ज़रूरी बात करनी है क्या? यूं अपनी उंगलियां क्यों मरोड़ रही हो? मैं बोली, अम्मी, बात ज़रूरी भी है और मुझे करते हुए डर भी लग रहा है। अम्मी मुस्कुरा दी और कहने लगी, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। इधर आकर मुझे बताओ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। अब मैं अपने मुआशरे के मुतालिक अम्मी को कैसे सब कुछ बता देती। बात तो मायूब थी,
मगर कहे बगैर कोई चारा भी तो नहीं था। मैं बोली, अम्मी, आज मेरे लिए एक रिश्ता आएगा, अगर आप मुनासिब समझें तो उसे कबूल कर लीजिएगा। अम्मी का चेहरा अभी भी पुरसुकून था। फिर वो कहने लगी, अच्छा, मुझे ये तो बताओ, तुमने इल्म नजूम सीख लिया है जो तुम्हें पता है कि आज रिश्ता आएगा? मैं उनकी बात पर हंस दी थी और फिर बोली, अम्मी, फेसबुक पर मेरी एक लड़के के साथ दोस्ती हो गई थी। हम दोनों एक दूसरे को चाहने लगे तो वो बोला कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने भी कह दिया कि ले आओ मेरे लिए रिश्ता। आज उसने फ़ोन करके बताया है कि वो अपने घर वालों को पैगाम के लिए भेज रहा है। अम्मी ने सर हिला दिया और बोली, अगर ये बात तुम्हारे अब्बू या भाइयों में से किसी को पता चल गई तो क्या करोगी? उनको मुंह दिखाने के काबिल रहोगी? अम्मी के सवाल के जवाब में मैंने उनके सामने अपने हाथ जोड़ दिए थे और बोली, अम्मी, खुदारा कुछ भी करके ये रिश्ता कबूल कर लीजिएगा। मैं हसन के बगैर खुश नहीं रह पाऊंगी। अम्मी ने मेरे सर पर हाथ फेर दिया और बोली, दुआ करो जो भी तुम्हारे हक में बेहतर हो। मैं उठकर अपने कमरे में आ गई थी। अपने लिए खूबसूरत सा सूट निकाला था और फिर पूरे घर की तफसीली सफाई की थी। शाम के वक्त मैं नहा धोकर सज संवर कर बिल्कुल तैयार होकर बैठ गई थी। मेरे लिए रिश्ता आया तो अम्मी ने फ़ोन करके अब्बू को घर पर बुला लिया था। वो उस वक्त अपने किरियाने की दुकान पर होते थे। अब्बू हसन की वालदा और बहन से मिले। दोनों घरों में बातें हुई। हसन की वालदा ने मेरे लिए रिश्ता मांगा तो अब्बू बोले कि हम सोच कर जवाब देंगे। आंटी कहने लगी, भाई साहब, कुछ भी हो जाए हमें हाँ में ही जवाब चाहिए। खैर, वो लोग वापस घर चले गए तो अम्मी ने अब्बू से इस्तफसार किया कि आप क्या कहते हैं, इस जगह रिश्ता करना ठीक रहेगा क्या? अब्बू बोले, पता नहीं, मैंने इस बारे में कुछ सोचा नहीं है। दरअसल कुछ रोज़ कबल बाजी ने मुझसे मरियम के रिश्ते की बात की थी। मैंने हामी भर ली थी और उनसे कहा था कि मरियम आपकी अमानत है, जब चाहें आकर ले जाइएगा। अब्बू की बात सुनकर तो मुझ पर क़यामत बीत गई थी। अम्मी जल्दी से बोली, लियाकत, मगर आपने मुझसे बात क्यों नहीं की? आपने तो मुझसे मशवरा करना भी गवारा नहीं किया। अब्बू कहने लगे, इसमें मशवरे करने की क्या बात थी? रिश्ता तुम्हारा देखा भाला है, मेरी बहन है, और फिर मेरे भांजे में भी किसी किस्म का कोई ऐब नहीं है। अम्मी चुप कर गई थी। अब मुझे ही अपने हक के लिए आवाज़ उठाना थी। मैं आगे बढ़ी और बोली, अब्बू, मुझे नहीं करनी है पप्पू के बेटे से शादी। अब्बू हैरान रह गए और बोले, क्यों? इसके पीछे क्या वजह है? मैंने आंखें झुका दी थी। मैं बोली, अब्बू, मैं हसन से शादी करना चाहती हूँ। आज ये जो रिश्ता मेरे लिए आया है, मैं इस पर ही खुश हूँ। अब्बू हक्का बक्का से मुझे देखते रह गए थे। वो बोले, मरियम, तुम ये क्या कह रही हो? मैंने सर झुका दिया था। वो मेरी जानिब देखकर बोले, ठीक है, मैं तुम्हारी पसंद को भी देख लेता हूँ। अगर लड़का और उसके घर वाले मुझे मुनासिब लगे तो मैं रिश्ता तय कर दूंगा। जहाँ तक रही बाजी की बात, तो चलो मैं उनको भी समझा दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें साफ साफ बता रहा हूँ, मैं किसी बेवकूफ़ी में तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। मैंने सर हिला दिया और अपने कमरे में चली आई। मैंने जल्दी से फारिया का नंबर मिलाया और सारी दास्तान उसे सुना डाली थी। वो मेरे लिए खुश हो गई थी। कहने लगी, मैं दुआ करूंगी कि फैसला तुम्हारे हक में ही आए। 3 दिन हो गए थे। अब्बू हसन के बारे में छानबीन कर रहे थे। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था हमें अभी तक। मैं इंतजार की सूली पर लटकी हुई थी। उधर हसन बार बार फोन करके मुझसे पूछ रहा था कि तुम्हारे घर वालों ने क्या फैसला किया है। मैं उसे भी टाल रही थी। खैर, पूरे 1 हफ्ते बाद अब्बू ने चुप कर रोज़ा तोड़ दिया था। वो अम्मी से कहने लगे, मरियम को बता दो, उसने अपने लिए अच्छा लड़का चुना है। मैंने सारा पता करवाया है। वो लोग बहुत अच्छे और सुलझे हुए हैं। उनके माली हालात भी बहुत अच्छे हैं। मैं आज फ़ोन करके हसन की वालदा को हाँ कह दूंगा। ये बात सुनकर तो मैं खुशी से उछल ही पड़ी थी। अब्बू ने जिस कदर देर कर दी थी, मुझे तो यही लगने लगा था कि वो इस रिश्ते के हक में ही नहीं है। खैर, जब अब्बू ने हाँ कर दी तो शादी की तैयारियां होने लगी थी। अम्मी ने खूब बढ़ चढ़ कर मेरे लिए चीज़ें बनाई थी। वक्त तेज़ रफ्तारी से गुजर गया था और फिर शादी का दिन भी आ गया था। मैं दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी थी जब अब्बू मेरे पास आकर बैठ गए थे। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और बोले, मरियम, तुमने अपने लिए लड़का खुद पसंद किया है और इसमें कोई हर्ज भी नहीं है।
अगर वो बुरा होता तो मैं हरगिज तुम्हारी शादी उससे ना करता। खैर, मैं इस वक्त तुम्हारे पास ये कहने के लिए आया हूं कि जिंदगी के किसी भी मोड़ पर तुम्हें लगे कि तुम अब ये रिश्ता निभाने के काबिल नहीं रही हो, तुम्हारा शौहर तुम्हारे साथ बुरा सलूक करे या किसी किस्म की ज्यादती करे, तो हरगिज ये सोचकर वहां बैठी मत रहना कि मैंने लड़का अपने लिए खुद चुना है, इसीलिए मेरे वालिदैन मुझे कबूल नहीं करेंगे। ये सरासर गलत बात है। मैं जिंदगी के हर मोड़ पर, हर लम्हे तुम्हारे साथ खड़ा हूं। मुझे अपनी बेटी बहुत अजीज है। अब्बू की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने अब्बू का हाथ चूम लिया था। काश सब वालिदैन इसी तरह सपोर्टर होते तो लड़कियों को घरों से भागना न पड़ता। खैर, मैं अपने वालिदैन की दुआओं के साए में रुखसत होकर हसन के घर आ चुकी थी। मैं बेइंतहा खुश थी। वो शख्स जिसके साथ मैंने सपने सोचे थे वो मेरा हो गया था। हसन जब कमरे में आया तो मैंने भरपूर मुस्कुराहट से उसका इस्तकबाल किया था। वो भी मुझे देखकर बहुत खुश हुआ था। कहने लगा, मरियम, क्या तुम सच में मेरे रूबरू बैठी हो या मैं कोई ख्वाब देख रहा हूं? बहुत ही सुहाना ख्वाब। मैं बोली, यह हकीकत है, मीठी सी मोहब्बत भरी हकीकत। हसन ने मुझे मुंह दिखाई में प्यारी सी अंगूठी पहना दी थी। हसन के घर के मुतालिक तो मैं पहले ही सब कुछ जानती थी। हसन के वालिद का इंतकाल आज से तकरीबन 8 बरस पहले ही हो गया था। वह अब अपनी वालदा के साथ ही रहता था। हसन की एक बड़ी बहन भी थी जो शादीशुदा थी और कभी कभार ही मैं के आती थी। सुबह जब मैं सोकर उठी तो बाजी सना ने ही नाश्ता बना कर दिया था। वो बिल्कुल हसन की तरह लगती थी। वही प्यारा सा अंदाज़े गुफ्तगू और भरपूर मुस्कुराहट। मुझे देखकर कहने लगी, मेरे भाई की पसंद तो बहुत अच्छी है। फिर वो मेरे साथ इधर उधर की बातें करने लगी थी। उन्होंने मुझसे एक रिक्वेस्ट की थी कि मैं उनकी अम्मी की इज्जत करूं और उनसे प्यार से पेश आऊं। मैंने मुस्कुराकर कहा, भला ये भी कोई कहने की बात है? हसन की वालदा मेरे लिए काबिल एहतराम है। शादी के अगले दिन मोहल्ले से बहुत सी औरतें मुझे देखने के लिए आई थीं। सब ने मेरी बहुत तारीफ की थी। शाम में वलीमा था। वलीमे की तकरीब बहुत खूब हुई थी। हसन की जानिब से उसके रिश्तेदार आए थे और मेरे खानदान से भी करीबी लोगों को मदऊ किया गया था। सभी ने हमारी जोड़ी की बहुत तारीफ की थी। ऐसा लगता था जैसे मैं किसी फैंटेसी में हूं। मुझे सब कुछ आसानी से मिल गया था। बाजी सना हमारी शादी के बाद महज 2 दिन ही मैके में रही थी और फिर मेरे बहुत इसरार के बावजूद भी वो रुकी नहीं थी। कहने लगी कि पीछे मेरे शौहर मेरे बगैर नहीं रह पाते। मैं उनकी नजरों से दूर हो जाऊं तो वो उदास हो जाते हैं। बाजी सना ने मुझे खुश होते हुए बताया था कि उन्होंने भी लव मैरिज की थी और दोनों एक दूसरे के साथ बेइंतहा खुश हैं। उनकी शादी को 7 बरस हो चुके हैं। सना बाजी ने बताया था कि आज भी उन दोनों में पहले दिन की तरह मोहब्बत मौजूद है। बाजी की बातें सुनकर मैं अपने मुस्तकबिल की तरफ से खुशफहमियों का शिकार हो चुकी थी। हसन ने अपने ऑफिस से 1 माह की छुट्टी ली थी, मगर उसे सिर्फ 1 हफ्ते की छुट्टी ही मिली थी। वो ये 1 हफ्ता यादगार बनाना चाहता था। मेहमान तो सब चले गए थे। हम दोनों मियाँ बीवी सारा सारा दिन सैर किया करते थे और इस बात पर मेरी सास को भी किसी किस्म का कोई एतराज नहीं था। वो एक अच्छी औरत थी। मुझे कहती थी कि औरत को शादी के अवाइल रोज सारी जिंदगी याद रहते हैं, इसलिए तुम अपने शौहर के साथ खूब घुमा फिरा करो। किसी किस्म की कोई बात दिल में मत लाना। अगर हसन तुम्हें तंग करे या कभी कोई ज्यादती कर दे तो मुझे बताना। मैं तुम्हारी बड़ी हूं। मैं अपने बेटे को ही बेइज्जत करूंगी। मैं हर हाल में तुम्हारा साथ दूंगी। सास की बातें सुनकर मेरा दिल बड़ा हो जाता था। मेरी सास उधेड़ उम्र की खातून थी। वो बहुत ज्यादा उम्र रसीदा नहीं थी। उनके हाथों में दम था। वो सारा सारा दिन घर के काम करती रहती और मुझे किसी चीज को हाथ न लगाने देती। वो कहती थी कि तुम मेरी इकलौती बहू हो। मैं तुम्हारे खूब नाज नखरे बर्दाश्त करूंगी। मैं अपनी सास से मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकी थी। मैं उसकी बातें अम्मी को बताती तो वो हंस कर कहती, मरियम, किसी गलत फहमी में मत रहना, क्योंकि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। जैसे ही तुम्हारा शौहर वापस काम पर जाने लगेगा तब तुम्हारी सास तुम्हें अपना असली रूप दिखाएगी। मैं अम्मी की बातें सुनकर हंस देती थी तो वो मुझसे कहती, बेटी, एक बात याद रखना, तुम्हारी सास तुमसे बड़ी है। तुमने हर हाल में उनकी इज्जत करनी है। वो कभी कभार कुछ बोल भी दें तो भी खैर है। मैं भी तो तुम पर गुस्सा कर लिया करती थी। बड़ों की बातों पर नाराज नहीं होते। मैं अम्मी की सारी बातें अपने पल्लू से बांध लेती थी
क्योंकि मैं एक खुशहाल जिंदगी गुजारना चाहती थी। मैंने खुद को ज़हनी तौर पर तैयार कर लिया था कि मेरी सास ने मेरे शौहर के काम पर जाते ही नज़रें फेर लेनी है, मगर ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। मेरा शौहर काम पर जाने लगा था, मगर मेरी सास अब भी मुझे घर के कामों को हाथ न लगाने देती, बल्कि अब तो वो बाकायदा तौर पर मेरी खिदमत करने लगी थी। मेरे लिए चाय बना कर लाती, मेरे सर में तेल लगाकर मालिश करती, मेरे लाख मना करने के बावजूद मेरे कपड़े तक धो डालती थी। मैं अपनी सास से बहुत खुश थी। मेरी शादी को 1 महीना हो गया था। अब तक तो सब कुछ ठीक था, मगर मुझे कहाँ मालूम था कि मेरी जिंदगी की काया पलटने वाली है। मेरा शौहर भी अभी तक मेरे साथ बहुत अच्छा था, सास भी ख्याल करती थी, मगर आज कुछ अजीब सा हुआ था। जब शाम हुई तो मेरी सास सहन में बैठकर रोने लगी थी। मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। एक औरत जो मेरा इतना ख्याल करती थी, अब भला जब वो उदास थी तो मुझे कैसे अच्छा लग सकता था। मैं उनके पास जाकर बैठ गई और उनकी दिलजोई करने की कोशिश करने लगी थी। मैंने कहा, अम्मी क्या हुआ है, आप यूं रो क्यों रही हैं? वो कहने लगी, जिंदगी के कुछ ऐसे गम भी होते हैं जो बताए नहीं जाते। तुम अभी इस घर में नहीं आई हो, तुम्हें इल्म नहीं है कि मेरी रूह पर कितने जख्म हैं। कभी फुर्सत मिली तो तुम्हें बताऊंगी। हसन घर आ जाए तो उससे अपने दिल की बातें कह डालूंगी, तब कहीं जाकर मेरे बेकरार दिल को सुकून मिलेगा। मैं अभी अपने सास के पास ही बैठी थी जब हसन घर आया था। उसने अपनी अम्मी के आंसू देखे तो परेशान हो गया और बोला, क्या हुआ है आपको? मेरी सास कहने लगी, तुम्हारी बीवी ने मारा है। हसन ने हैरत से मेरी जानिब देखा तो मैं मुस्कुरा दी। मजाक की बात मजाक में ही खत्म हो गई थी। मेरी सास हसन का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले गई थी। शायद उनकी कोई राज की बात थी जो मेरी गैर मौजूदगी में की गई थी। मैंने इस बात पर एतराज़ नहीं किया था, क्योंकि हर घर की अपनी कुछ बातें होती हैं। खैर, जब हसन अपनी अम्मी के कमरे से बाहर आया तो उसका मूड बहुत ख़राब था। मैंने वजह पूछी तो हसन खामोश ही रहा था। बड़ी मुश्किल से मैंने उसके मिजाज को ठीक किया था। न जाने मेरी सास को कौन सा गम अंदर ही अंदर खाया जा रहा था। वो हर शाम रोने लगती थी। मैं बार बार वजह पूछती तो वो यही कहती कि ये बात तो मैं हसन से ही करूंगी, और जैसे ही हसन आता मेरी सास कहती कि मुझे मरियम ने मारा है। मुझे लगता था कि शायद वो ये सब यूं ही कह देती है, मगर आज तो हद ही हो गई थी। हसन के आने में अभी 10 मिनट पड़े थे कि मेरी सास ने अपने कपड़े फाड़ लिए, और जैसे ही हसन घर में दाखिल हुआ तो भागकर उसके पास गई और बोली, मुझे अपनी बीवी से बचा लो, आज तो इसने मेरे कपड़े भी फाड़ दिए हैं। मुझे तो यही लगता है कि ये मुझे मार भी देगी। हसन एकदम गुस्से में आ गया था। उसने आगे बढ़कर मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा था। वो बोला, मैं बड़े दिनों से तुम्हारी हरकतें बर्दाश्त कर रहा हूं, तुम्हें खुली छूट दे दी कि शायद तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए, मगर तुम्हारी बदतमीजियां तो बढ़ती ही चली जा रही हैं। मरियम, मैंने तुमसे पसंद की शादी की है, इसका यह मतलब नहीं है कि तुम्हें कोई पूछने वाला ही नहीं है। खबरदार, जो तुमने आज के बाद मेरी अम्मी के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें खड़े खड़े तलाक दे दूंगा। हसन के मुंह से ये सब बातें सुनकर मैं तो सकते में ही आ गई थी। मेरी सास जल्दी से आगे बढ़ी। उसने हसन के लबों पर हाथ रख दिया और बोली, खबरदार, जो तुमने मेरी बहू से ऐसे लहजे में बात की। चलो मरियम, मेरे साथ चलो। इतना कहकर मेरी सास मुझे अपने साथ कमरे में ले गई और बोली, आज रात तुम मेरे कमरे में सोओगी। यह हसन के रवैये की सजा है। तुम्हें याद है ना, मैंने तुमसे कहा था कि अगर मेरा बेटा कोई गलती करेगा तो मैं तुम्हारा साथ ही दूंगी। देखो, मैं आज भी अपने कहे पर कायम हूं। मैं बोली, अम्मी, मैंने आपको नहीं मारा और ना ही मैंने आपके कपड़े फाड़े हैं, फिर आपने हसन से ये सब क्यों कहा? मेरी सास हंस दी और बोली, मैंने तो ये हसन को आजमाने की खातिर किया था, देखना चाहती थी कि उसे बेवा माँ का ख्याल है कि नहीं। मैंने सर हिला दिया। मैं तो हसन के रवैये की वजह से टूट गई थी। मुझे तो लग रहा था कि आज की रात आंसुओं के बीच ही गुजरेगी, मैं सो भी नहीं पाऊंगी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मैं जैसे ही सास के बिस्तर पर लेटी, मुझे फौरन से नींद आ गई और मैं बड़ी गहरी नींद सोई थी, यहां तक कि सुबह ही मेरी आंख खुली थी। मैंने देखा कि हसन मेरे रूबरू खड़ा था। वो पशेमान दिखाई देता था। मुझसे कहने लगा, मैं अपने रवैये पे शर्मिंदा हूं, मुझे माफ़ कर दो, मगर मेरी तुमसे भी इल्तिजा है कि मेरी अम्मी की इज्जत किया करो। हमारा उनके सिवा इस दुनिया में है ही कौन? मैं बोली, हसन, मैंने कुछ भी नहीं। हसन ने हाथ उठाकर मुझे बोलने से रोक दिया था। वो कहने लगा, जो होना था वो हो चुका,
अब मुझे शिकायत न मिले तुम्हारी। मैंने सर हिला दिया। सारा दिन मेरी सास मेरे आगे पीछे फिरती रही थी। मैं खुश थी कि चलो उन्हें एहसास हो गया है कि उनकी गलत बयानी की वजह से हम दोनों मियाँ बीवी में नाचाकी हुई है। आज शाम मेरी सास ने किसी किस्म का कोई नाटक नहीं किया था। ना ही वो रोई थी, बल्कि नहाने के लिए बाथरूम में चली गई थी। हसन घर आया तो उसका मिजाज खुशगवार था, मगर तभी बाथरूम से मेरी सास के चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। वो बोली, हसन मुझे बचा लो, तुम्हारी बीवी मुझे मार डालेगी। हसन ने मुझे खा जाने वाली निगाहों से देखा था। मैं तो खुद हक्का बक्का थी। हसन बोला, अम्मी आप बाहर आ जाए, मैं घर आ चुका हूं। मेरी सास भागकर अपने बेटे के सीने से लग गई थी। वो कहने लगी, मैंने आज बाथरूम में छुपकर अपनी जान बचाई है। ये बात सुनते ही हसन अपने आपे से बाहर हो गया था। उसने यके बाद दीगरे कई थप्पड़ मेरे मुंह पर मार दिए थे। वो कहने लगा, मैं तुम्हें कुछ कहता नहीं हूं, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं गूंगा बहरा हूं। मैंने तुमसे मोहब्बत की शादी की है, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम नाजायज फायदा उठाती फिरो। तुमने शायद मेरी माँ को लावारिस ही समझ लिया है। मेरी सास ने जब ये सब देखा तो जल्दी से आगे बढ़ी और बोली, खबरदार हसन, जो तुमने मेरी बहू के साथ बदकलामी की, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी। तब हसन की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, देखो कैसी औरत है मेरी माँ, कितना बड़ा दिल है इसका। तुम्हारी सारी बदतमीजियों को नजरअंदाज किए हुए है। ऐसी सास तुम्हें कहां से मिलेगी। मैं चुपचाप खड़ी थी। मेरी सास मेरा हाथ थामकर मुझे अपने कमरे में ले गई और बोली, तुम मेरे साथ सो जाओ। अब तो हर रोज यही सब कुछ होने लगा था। मेरी सास हर रोज मेरे शौहर के सामने ड्रामा करती और मुझे उससे मार पड़वा कर अपने कमरे में ले जाया करती थी। वो कहती थी कि रात तुम मेरे कमरे में ही बसर करो। शौहर से मार खाने के बाद मेरा भी दिल उसके कमरे में जाने को नहीं चाहता था। अब मैं बहुत परेशान थी, क्योंकि मेरी सास पल में तोला और पल में माशा हो जाती थी। वो यूं तो अच्छी खातून थी, मगर न जाने उसे क्या हो जाता था। मुझे अब यही लगने लगा था कि मेरी सास के साथ कोई नफ्सियाती मसला है। हसन तो मेरी बात समझ नहीं रहा था, इसीलिए मैंने सोचा कि हिना बाजी से ही बात करती हूँ। मैंने अपनी सास से इस्तफसार किया कि हिना बाजी हमारे घर क्यों नहीं आती। तो वो कहने लगी कि जो लड़कियां अपने ससुराल में खुश होती हैं वो कभी कभार ही मैं क्या आती हैं। मेरी बेटी अपने घर में बहुत खुश है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। ये तो अच्छा हुआ कि चंद दिनों बाद मेरी सास ने दाई को घर पर बुलवा लिया था। मेरी सास ने मुझे ज़बरदस्ती ही दाई से चेकअप करवाने को कहा था। मैं इनकार करती रही, मगर मेरी सास ने मेरी एक ना सुनी। दाई ने मेरा मुआयना किया तो कहने लगी, मुबारक हो, हमारा काम हो गया है। मेरी सास की खुशी की कोई इंतहा न रही थी। उसने जल्दी से 10,000 निकाल कर दाई के हाथ पर रख दिए थे। अब मुझे समझ में आया था कि दाल में कुछ न कुछ काला तो ज़रूर है। मैं अपनी सास का राज जानना चाहती थी, इसीलिए फौरन डॉक्टर के पास चली गई। डॉक्टर ने मेरा अल्ट्रासाउंड किया और उसने ऐसी बात बताई कि मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई थी। वो कहने लगी, तुम्हारे पेट से बच्चादानी निकाली गई है। मैं थर थर कांपने लगी थी। डॉक्टर हैरान थी। वो कहने लगी, तुम्हारे पेट का ऑपरेशन करके अंदर से बच्चादानी निकाली गई है और तुम्हें इसके मुताल्लिक कुछ खबर ही नहीं हुई, ये कैसे मुमकिन है। मैं बोली, मुझे सच में कुछ भी मालूम नहीं है। कुछ दिनों से मुझे अपना जिस्म बिल्कुल सुन सा महसूस होता था। कोई दर्द, कोई तकलीफ कुछ महसूस ही नहीं होती थी। मैंने भी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हमारे घर में लड़ाई चल रही थी। डॉक्टर बोली, ये शुक्र करो कि अल्लाह ने तुम्हारी जान बचा ली है। ऑपरेशन किसी अनाड़ी डॉक्टर ने किया है। मैं तुम्हें अफसोस से कहती हूँ कि अब तुम कभी भी माँ नहीं बन सकोगी। ये बात सुनकर तो मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा था। मैंने जल्दी से हसन का नंबर मिलाया और उसे अस्पताल में ही बुला लिया था। डॉक्टर ने सारी बात हसन के सामने भी एक बार दोहरा दी थी। वो हक्का बक्का सा मुझे देखने लगा था। वो बोला, तुम्हें किस पर शक है। मैंने कंधे उचका दिए और बोली, मुझे कुछ भी इल्म नहीं। हम दोनों घर की जानिब चल दिए थे। दरवाजे पर पहुंचे तो अंदर से मेरी सास की आवाज़ आ रही थी। वो कहने लगी, हिना देख लो, तुम्हारे खातिर मैंने क्या किया है। तुम्हारी शादी को 7 बरस हो चुके हैं और अभी तक तुम औलाद की नेमत से महरूम हो। मुझे पता है कि तुम्हारा शौहर तुम्हें तलाक देने वाला था, इसीलिए मैंने अपनी बहू के पेट से बच्चादानी निकलवा ली है। शुक्र है कि वो तुम्हारे जिस्म में फिट हो गई है। अब मुझे उम्मीद है कि तुम बहुत जल्द माँ बन जाओगी। जहाँ तक मरियम की बात है, वो तो पहले ही हसन के दिल से उतर चुकी है। मैं उसे तलाक दिलवाकर इस घर से निकाल दूंगी और अपने बेटे के लिए कोई दूसरी लड़की लेकर आऊंगी जो उसे औलाद दे सकेगी।
मैं और हसन बिल्कुल हक्का बक्का ही रह गए थे। हसन ने दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गया था। मेरी सास का चेहरा बिल्कुल जर्द पड़ गया था। वो तो मरने के करीब थी। हसन चिल्लाकर बोला, अम्मी, मुझे आपसे इस किस्म की घटिया अमल की तवक्को नहीं थी। अगर मेरी बीवी को कुछ हो जाता, वो मर जाती, तो मैं क्या करता? मेरी सास कहने लगी, क्या करना था? मैं तुम्हारी दूसरी शादी किसी और लड़की से करवा देती। अब तो ये वैसे भी बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं रही है। तुम इसे तलाक देकर घर से निकाल दो। मैं तुम्हारे लिए बहुत प्यारी सी बीवी लेकर आऊंगी। हसन बोला, खुदा की कसम, अगर मुझे आपकी उम्र का लिहाज ना होता तो आज मैं आपको पुलिस के हवाले कर देता। आपने ऐसी हरकत की है कि मेरे दिल से आप हमेशा हमेशा के लिए उतर गई हैं। मैं आज के बाद आपकी शक्ल देखना भी गवारा नहीं करूंगा। मैं ये घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा हूं। अब आप और आपकी बेटी खुश रहें। मुझे आप लोगों से कोई सरोकार नहीं है। मेरी सास हसन के आगे हाथ जोड़ने लगी थी। वो बोली, बेटा, मुझे छोड़कर मत जाना। मेरा इस दुनिया में तुम्हारे सिवा कोई भी नहीं है। हसन ने अपनी मां का हाथ झटक दिया और मुझे अपने साथ ले गया था। मैं गहरे सदमे में डूबी हुई थी। मेरे साथ बहुत ज्यादा जुल्म हो गया था, मगर मैं कुछ करने की काबिल नहीं थी। हसन ने मुझसे हाथ जोड़कर माफी मांग ली और वादा किया कि वो हमेशा मेरे साथ रहेगा, मुझसे मोहब्बत करता रहेगा। मैंने उसकी बात मान ली कि मेरे पास अब कोई चारा भी नहीं था। मैंने और हसन ने बाहमी रजामंदी से यतीम खाने से 2 बच्चे गोद ले लिए थे। अब हम दोनों एक दूसरे के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन जब भी मुझे वो वक्त याद आता है जब मेरी सास ने मुझसे झूठा प्यार करके मेरी जड़ें काटी थी, तो मेरी रूह कांप जाती है। अल्लाह हम सबको ऐसे मुनाफिक और बुरे लोगों से बचाए। मुझे इल्म हुआ है कि मेरी नंद को बच्चेदानी का कैंसर हो गया है और वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। मेरी सास उसे देख देख कर हर रोज मरती है। उसके शौहर ने भी उसे तलाक दे दी है। सच कहते हैं, बुराई का अंजाम बुरा ही होता है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।